हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 स्पेशल, जिसका एग्ज़ाम 21 मई 2026 को कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। इस सीरीज के अंतर्गत आपकी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक किस तरह से पंचायतों का निर्माण किया गया है, कैसे कार्य किए गए हैं, कौन जिम्मेदार होता है, प्रधान के कार्य कितने होते हैं, इस प्रकार से आपके महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र कहाँ कहाँ पर इनका वर्णन किया गया है, उन सभी से संबंधित क्वेश्चनों को यहाँ पे संबंधित किया गया है। यह सीरीज आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका लेखपाल में राजस्व विभाग का एग्ज़ाम है आपका, और उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। इस क्वेश्चन सीरीज में आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर, जैसे बीपीओ लेखपाल 2015, लेखपाल 2021-23, उन सब से संबंधित क्वेश्चन भी इस सीरीज में ऐड किए गए हैं। यह सीरीज आपकी टारगेटेड ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण राजनीति, ग्रामीण से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। किस तरह से आपके राज्यपाल कितना पैसा अलॉट करते हैं, राज्य सरकार कितना पैसा देती है, कौन कौन से विषय हैं जो कि स्थानीय ग्रामीण से संबंधित हैं, उन सबको हमने इसमें संबंधित किया गया है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यह आपके स्थानीय सुशासन का पहला वीडियो है, जिसके अंतर्गत आपके प्राचीन से लेकर आधुनिक तक उसका जो इतिहास है उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय सुशासन को भारत में लागू किया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले। तो ध्यान से समझना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके कि इनमें से पूछा गया है कि किसने आपके स्थानीय सुशासन को भारत में लागू किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे लागू किया गया है। अब हम बात करते हैं एक एक फैक्ट्री के लॉर्ड रिपन के काल में कब इसे लागू किया गया था। तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल की जब हम बात करते हैं कि सर इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था भारत में, तो वो चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो शासन रहा था वो रहा था आपके 1880 से लेकर 84 ईस्वी के मध्य में, और इसने ये लागू कब किया था, तो ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1882 ईस्वी में स्थानीय सुशासन को इसने लागू किया था। इसलिए इसे किसकी उपाधि दी जाती है भारत में, तो इसे भारत में स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये उपाधि दी गई है इसे कि स्थानीय सुशासन का पिता किस गवर्नर को कहा जाता है, तो वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एक एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या याद करना है? याद आपको करना है कि इसने 1882 ईस्वी में स्थानीय सुशासन को भारत में लागू किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। स्थानीय स्वशासन को भारत में लॉर्ड रिपन ने कब लागू किया था? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ भी लिया गया है कि स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन के द्वारा कब लागू किया गया है। 1880, 1882, 1884, 1885। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे लागू किया गया है। बात करते हैं इसके शासनकाल की, कब से कब तक इसका शासनकाल रहा था। तो ध्यान रखना है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपकी। इसका शासनकाल 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक रहा है, जबकि 1885 में आपकी आईएनसी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछ लिया ही गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेंटिंग, लॉर्ड मेवी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मैकाले। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब इसके अलावा 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, उनको भी देख लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का इम्पोर्टेंट शासनकाल रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही आपकी जो सती प्रथा थी उस पर रोक लगाई गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कब लगाई गई थी? 1829 ईस्वी में। वहीं लॉर्ड मैकाले की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने जो आपकी इंग्लिश की है, भारत में इंग्लिश सबसे पहले इसी के शासनकाल में, या कह सकते हैं कि इसी के द्वारा लागू
की गई थी, जो हायर स्टडी है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड रिपेन। किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में हस्तांतरित किया गया या फिर रखा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1919 ईस्वी के शासनकाल में, या फिर कह सकते हैं कि अधिनियम में इसे हस्तांतरित सूची में शामिल किया गया। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश काल से संबंधित क्वेश्चन है। जब हम इस अधिनियम की बात करते हैं तो इस अधिनियम को किसी और नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल सच बात है कि ये हम इसे अलग अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। उस अधिनियम का नाम भी लिख लीजिए, जिससे कि चीज़ें आपको याद रहें। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले बने और आगे भी बनेंगे। इस अधिनियम को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। इस अधिनियम को हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिफॉर्म एक्ट 1919। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1। स्थानीय स्वशासन को सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रयोजनात्मक का, या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जहाँ भी आपके स्थानीय स्वशासन के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 101% पूछा जाता है। इसमें कहा गया कि स्थानीय स्वशासन को हम किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है स्थानीय स्वशासन की। अब ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है वो क्या है? ये है आपका पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना। क्या करना? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना। पावर को एकत्रित ना होकर इसको फैलाव करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, इसका अर्थ होता है। अब क्या मतलब है इसका कि देखिए ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? मान के चलिए कि सबसे टॉप पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है। ये चीज़ आप सभी को पता है कि सेंट्रल वर्क करती है सबसे टॉप पर, जो कि आपकी भारत सरकार के लिए, यानी भारत के लिए आपकी क्या बनाती है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। वहीं सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जितनी भी स्टेट्स गवर्नमेंट होती हैं वो वर्क करती हैं। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये लोकल गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया? पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे ही कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अर्थात आपकी जितने भी पावर है उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, नौकरशाही की, केंद्रीय सरकार की, राजनेताओं की। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु जो पंचायती राज है उसे पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो वहाँ की जनता होती है उसके सहयोग की पूर्ण रूप से ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा, पंचायती राज स्थानीय जनता के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। और आप सभी को पता है कि जो स्थानीय जनता होती है उससे आपकी एक ग्राम सभा बनती है, जिसमें आपके प्रत्येक 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति होता है ग्राम सभा का सदस्य होता है, जो रजिस्टर में नाम ऑलरेडी लिखित है। इन्हीं के द्वारा आपके ग्राम सभा में से ही आपका एक प्रधान बनता है, जो लोकल गवर्नमेंट का हेड होता है। इसलिए आपको किसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है? सहयोग की जरूरत पड़ती है आपके स्थानीय जनता की।
भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी का मतलब क्या हुआ, देखिए शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, अर्थात आपकी जो पावर है उसको हमने क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन कर रही है इसके माध्यम से। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि सर डिसेंट्रलाइजेशन तो होता है। लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती है, अर्थात आपकी पार्टनरशिप बढ़ती है लोगों के मध्य में और लोग वर्क करते हैं गांव में। सामुदायिक विकास होता है, अर्थात आपकी डेवलपिंग कंडीशन भी गांव की ईजिली की जाती है। तो इसलिए आपके तीनों आंसर क्या रहेंगे, सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर होगा 4, उपरोक्त सभी। किसने कहा कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, ये कहा गया है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी गांव से संबंधित स्टेटमेंट हैं आप सभी को लर्न करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा कई स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। तो जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहते हैं? संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों को, चुनाव को। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय स्वशासन को हम लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहते हैं। शाही विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? 1909, 1907, 1905, 1909 या फिर 1907 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो आपका शाही विकेंद्रीकरण आयोग है, क्या है, शाही विकेंद्रीकरण आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पहले क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि जो शाही विकेंद्रीकरण आयोग है उसकी स्थापना कब की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1907 ईस्वी में की गई है। अब ये जो शाही विकेंद्रीकरण आयोग है इससे संबंधित कुछ फैक्ट समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनेंगे और पहले भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये थोड़ा सा आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। शाही विकेंद्रीकरण आयोग, शाही विकेंद्रीकरण आयोग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। इसे हम रॉयल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन भी कहते हैं, ये चीज़ भी आपको याद करना है। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं रॉयल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन। अब इसके आपको हेड भी पता होना चाहिए कि सर हेड कौन थे उस समय। तो HV हाउस इसके हेड थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हॉब्स बोलते हैं वैसे इसका नाम, तो HV बॉस इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, 4 सही आंसर होगा कि सर इनके काल में इनकी स्थापना यहाँ पे की गई है। 1907 कंडीशन रखी गई थी, 1907 को आप याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले भी बने हैं। किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? मिंटो, चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग या फिर मैकाले। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा हमें राज्य चलाना है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें जो भारतीय लोग हैं ये सहज महसूस करें कि हमें उनकी रिक्वायरमेंट है, उन पर हमारा शासन कोई भी थोपा गया नहीं है। किस अंग्रेज द्वारा घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा का उद्देश्य है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए? तो उत्तरदायी शासन के लिए जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें जो सही आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, मैकाले के द्वारा ये स्टेटमेंट
दिया गया है। स्थानीय सुशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन में किया गया है या किन में मिलता है? रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय सुशासन की प्रणाली का श्रेष्ठ वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। यानी आपकी रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र तीनों में ही आपका स्थानीय सुशासन की व्याख्या मिलती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है? उत्तमरेरु अभिलेख, त्रिवालुकम अभिलेख, करदाई अभिलेख या उपरोक्त में से कोई नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, चोल वंश की जब जब बात की जाती है तो वहाँ से क्वेश्चन आपके 100% पूछे गए हैं, क्योंकि सबसे पहले दक्षिण भारत में चोल वंश एक ऐसा वंश था जिसमें आपके नगर निगम स्थानीय सुशासन की व्याख्या की गई है। तो आपको पहले याद कर लेना है कि चोल वंश में ही स्थानीय सुशासन की व्याख्या मिलती है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से अभिलेख में मिलती है सर, उस अभिलेख का नाम बता दीजिए। तो उस अभिलेख का नाम है आपका ऑप्शन नंबर 1, उत्तमरेरु अभिलेख में इसकी व्याख्या मिलती है। अब देखिए, चोल वंश में कौन कौन सी चीज़ों की व्याख्या मिलती है, कितनी सभाएं थी, कितनी क्या थी, वो कंडीशन भी आपकी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रामीण स्तर पर आपकी 3 प्रकार की ग्राम सभाएं थी। कितने प्रकार की ग्राम सभाएं? यहाँ पे 3 प्रकार की ग्राम सभाओं के बारे में बात की गई है। अब वो 3 प्रकार की ग्राम सभा कौन कौन सी ग्राम सभा थी उनके बारे में भी आप समझ लीजिए। तो एक तो आपकी उर थी, दूसरी आपकी सभा है और तीसरी आपकी क्या है, वो है आपकी महासभा। इन तीनों का नाम आप याद कर लेंगे। चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश आपका कहाँ से संबंधित है? तो चोल वंश संबंधित है आपके दक्षिण भारत से। ये चीज़ भी आपको याद करनी है। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1। चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? देखिए, पहले अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन इसको सॉल्व कराया है। 4, 5, 6, 3। तो निम्नलिखित में चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी 3 प्रकार की कौन कौन सी 3 प्रकार की हैं उन्हें भी हम बता दीजिए, जिससे कि हम याद कर लें। तो इनको भी आपको याद कर लेना है। कौन कौन सी आपकी ग्राम सभाएं होती हैं, कितने प्रकार की हैं? तो उनमें से है आपकी एक है उर, दूसरी है आपकी सभा और तीसरी है आपकी महासभा। ये 3 प्रकार की सभाओं का वर्णन किया गया है चोल अभिलेखों में दक्षिण भारत में। चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? ब्राह्मणों की, साधारण जनों की, व्यापारियों की या फिर उपरोक्त में से किसी की नहीं? तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि चोल वंश में जो नगरम थी, नगरम किन की आपकी सभा थी? ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पहले भी बना है और आगे भी बनेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि नगरम जो सभा है आपकी वो किन की थी? तो नगरम किस प्रकार की संस्था थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, साधारण जनों की आपकी नगरम आपकी चोल काल में एक संस्था थी, या फिर कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन था। चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता है? बारियम, कोबारियम, बैरिया, पेरुमक्कलम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, चोलकालीन में आप ग्रामीण संस्था या महासभा या सभा की कार्य समिति को क्या है, जो आपकी फंक्शनल कमेटी है, उसे क्या कहा कर बुलाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बारियम कह के इसे पुकारा गया या फिर बोला गया है। अब हम एक एक करके इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग की बात करते हैं। चोल काल में ऐसा कौन सा अभिलेख है जहाँ पर इनकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, उस अभिलेख का नाम भी आपको याद करना है। ये अभिलेख है आपके प्रांतक द्वितीय का। किसका है? प्रांतक द्वितीय का ये अभिलेख है।
और उस अभिलेख का नाम है आपका उत्तमरेरु अभिलेख। ये अभिलेख आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पहले क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक बारियम कहा जाता है। बारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? 20, 30, 25, 40। तो देखिए यहाँ पे बारियम को हमने क्या किया गया, डिवाइड किया गया कि कितने सदस्यों या फिर कह सकते हैं कितने वार्ड में बांटा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। बारियम को हमने प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 30 वार्डों में हम उसे बांटते हैं। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? 1687, 1793, 1842, 1792 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1792 ईस्वी के अधिनियम में सबसे पहले इसकी बात की गई है। ध्यान रखिएगा, एक एक अधिनियम आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। इसलिए पूछे जाने हैं क्योंकि जब आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उत्तरदायी शासन की स्थापना कब की गई थी? तो 1792 ईस्वी में। आधुनिक नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ था? महाजनपद काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो आधुनिक शब्द हम यूज करते हैं तो आप ऑटोमेटिक अंग्रेजी व्यवस्था में चले जाते हैं। किस काल की बात की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना या कह सकते हैं कि इसका विकास हुआ था। अब जब बात करते हैं ब्रिटिश काल की तो आप सभी को पता है कि जो लॉर्ड रिपन का शासनकाल रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1880 से लेकर 84 वाला, क्योंकि 1882 ईस्वी में ही उसने स्थानीय सुशासन को लागू किया था। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? नाडु, अमरम, बारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनको रीड करना। तो हम एक एक करके बात करते हैं विजयनगर की। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई की बात की गई है। तो वो कहलाती है आपकी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाडु हम इसे कहते हैं। क्योंकि नाडु जो प्रतिनिधित्व करती है वो जिले का प्रतिनिधित्व करती है। किसका करती है? जिले का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी इसकी? तो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी प्रशासन की साम्राज्य में, वो है आपकी ग्राम। क्या है? वो है आपकी ग्राम। मतलब क्या हुआ कि सर सबसे पहले ग्राम आएगी, उसके बाद में आपका कुर्रम आएगा और उसके बाद में आपकी नाडु आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाडु। मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था? नागरक, प्रदेष्टा, दंडपाल, प्रशस्ता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब मौर्य काल की बात की जा रही है तो आप सभी को पता है कि इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक होगा। मौर्य काल के समय सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नागरक को हम मौर्य काल में नगर प्रशासक कहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मौर्य काल से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। एक एक करके हम मौर्यकालीन के बारे में बात कर लेते हैं।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो मौर्य काल में जब इसकी बात की जाती है तो ऐसी कौन सी आपकी पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा कौटिल्य के द्वारा रचित आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक। क्या है आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। ये चीज़ आपको याद करनी है और वहाँ पर सभी ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट आपको लर्न भी करने हैं। सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा 1 नागरक। मुंबई में नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1726, 1722, 1728, 1730 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले पूछा गया है कि भैया मुंबई में नगर निगम की स्थापना आपकी कब की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1726 ईस्वी में सर्वप्रथम मुंबई में आपके नगर निगम की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्थानीय सरकार का संबंध होता है स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ध्यान रखिएगा जो स्थानीय सरकार होती है उसका संबंध होता है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी से, क्योंकि स्थानीय जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है, अर्थात आपकी जो पब्लिक होती है उसे तो हमें इन्वॉल्व करना ही है। दूसरा, वहाँ के जो सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ के जो कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, उनको ही तो हमें सॉल्व करना है। और वहाँ की जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें भी हमें अपने पैमाने पर जाके उन्हें सॉल्व करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था? मौर्य काल, गुप्त काल, ब्रिटिश काल, राजपूत काल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जो आपके किस काल में आपके स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था, यानी उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राजपूत काल में इनका थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया था। क्यों हो गया था? रीजन था कि उस समय आपकी एक नीति आ गई थी जिसे हम सामंतवाद नीति कहते हैं, इसके कारण आपका महत्व कम हो गया था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 अधिकारियों में से नहीं था? मुकद्दम, चौधरी, पटवारी या फिर कोतवाल। तो ध्यान से समझना है, यहाँ पर बोला कि ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे, उनमें से कौन सा अधिकारी नहीं था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 कोतवाल, क्योंकि कोतवाल नगर से संबंधित था, ना कि आपका ग्राम से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये व्यक्ति कहाँ से संबंध है? तो इस व्यक्ति का नगर से संबंधित था, क्योंकि ये शहर की चीज़ों से संबंध रखता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर तो आपका होगा यहाँ पर 4 के सर इसमें ये कोतवाल है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि जो ऊपर के 3 दे रखे हैं वो तीनों के तीनों ग्राम प्रशासन से संबंधित रखते हैं आपके गुप्त काल में। अब हम तीनों का काम एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक एक करके हम तीनों का वर्क समझते क्या रहा होगा। मुकद्दम कौन था सर? तो मुकद्दम आपका प्रशासनिक अधिकारी था। क्या था आपका गांव का? प्रशासनिक अधिकारी। ये चीज़ आपके लिए एक हो गया। दूसरा जो आपका दे रखा है सर, चौधरी कौन हुआ करता था उस समय? तो चौधरी आपके पंचों की सहायता, यानी जो विवाद होते थे उसको निपटार करता था, विवाद निपटान करना। और जो पटवारी था वो राजस्व संग्रह करता था। तो इस तरह से आपके तीनों ही आपके यहाँ पे काम करते हैं मुगल काल में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रति में पंचायत की स्थापना के लिए कानून बनाए गए? संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल या फिर उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि 1920 ईस्वी में आपका कौन कौन से प्रांतों में पंचायत की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, संयुक्त प्रांत, असम और बंगाल।
वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? सेनानी, करमार, रथकार या फिर ग्रामणी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वैदिक काल की बात की जा रही है कि वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन हुआ करता था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रामणी। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1870, 1880, 1872, 1889। तो देखिए यहाँ पे बंगाल की बात की जा रही है कि गांव पंचायत प्रणाली की शुरुआत बंगाल में कब आपकी हुई थी। तो यहाँ का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, 1870 ईस्वी में बंगाल में गांव पंचायत प्रणाली लागू की गई थी। ये किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? उस अधिनियम का नाम भी लर्न कर लीजिएगा, बंगाल चौकीदारी अधिनियम। ये अधिनियम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बंगाल चौकीदारी अधिनियम। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं तो हो सकता है कि आपके आगे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1870 ईस्वी। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? मंडली, पंचमंडली, समूह मंडली, न्याय मंडली। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे बात की जा रही है आपसे गुप्त काल की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे कई ऐसे अधिकारी हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गुप्त काल की बात की जा रही है कि ग्राम सभा को मध्य भारत में किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए अलग अलग जो काल दे रखे हैं, चाहे वो मौर्य काल हो, वैदिक काल हो, आपका गुप्त काल हो, उन सब में आपकी चीज़ें आपको याद करनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट है आपका। गुप्त काल के तहत क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य भारत में, ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत, नॉर्थ और आपके मध्य भारत में अलग अलग नाम से इनको जाना गया है। मध्य भारत में किस नाम से जाना गया है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4, न्याय मंडली के नाम से इसे जाना गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बारियम में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12, 15, 11 या फिर 13। तो देखिए बारियम के बारे में आपने पढ़ा होगा और मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन में बताया भी है कि ये चोल वंश से संबंधित है। बारियम किससे संबंधित है? चोल वंश से संबंधित बारियम की जो कंसेप्ट है वो संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि सर जो बारियम है उसमें जो सदस्य हैं क्या है, विद्वानों की संख्या कितनी हुआ करती थी बारियम में? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे क्योंकि बारियम वो संस्था है जो आपके ग्रामीण संस्थाओं को देखती है। अब उनमें से वृद्धजनों की संख्या आपसे पूछी गई है कितनी हुआ करती थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 13 वृद्धजनों की संख्या हुआ करती थी बारियम में। विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? 48, 30, 50 या फिर 20। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान एक गांव में कितने, मेला ग्राम में कितने गांव आते थे, आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अलग अलग साम्राज्यों में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब हम इसकी बात करते हैं कि कितने आपके ग्राम हुआ करते थे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 50 ग्राम आपके इसके अंतर्गत हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा कि जो विजयनगर है उससे संबंधित एक व्यवस्था है जिसको नाम याद करना है, आयकर व्यवस्था। क्या है आपकी? आयकर व्यवस्था से आपका गांव प्रशासन देखा जाता था। इस व्यवस्था को आप याद कर लेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3। मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य क्या होता था? ग्राम प्रधान की सहायता करना, ग्राम के मुकदमों को सुनना, विकल्प 1 या 2 दोनों। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है? मुगल काल की बात की गई है। जब आपके बाबर का काल आपका समय स्टार्ट हुआ था
उस समय आपके पटवारी का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि सर पटवारी का कार्य क्या है, तो एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए इसमें पाँचवा कि सर हो सकता है कि इनमें से कोई भी ना हो। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्या है, ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ग्राम प्रधान की सहायता करता है आपके विवादों को निपटाने में। कौन करता है ग्राम प्रधान की, तो वो होता है आपका चौधरी। ग्राम के मुकद्दमों को सुनता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि सर ये मुकद्दम जो होता है आपका वो होता है प्रशासनिक अधिकारी। तो दोनों ही इसके गलत हैं। जबकि पटवारी का कार्य क्या है, पटवारी का कार्य है सर राजस्व को एकत्रित करना। क्या है, राजस्व एकत्रित करना इसका कार्य था। तो सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 5। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था, ग्राम सभा, राज्यसभा, ग्राम मुखिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मुगल शासन व्यवस्था की बात की गई है। गांव की जो प्रति भूमि या चारागाह भूमि होती थी उस पर किसका अधिकार था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्राम सभा का सर उस पर अधिकार हुआ करता था मुगल काल के अंतर्गत। तो सही आंसर क्या कहलाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है, ग्राम सभा, सचिव, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी। तो ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायत का जो रिकॉर्ड संभालता है उसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सर सचिव है जो आपके ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड को संभालता है। और ये जो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका मिलेगा जो पंचायत भवन होता है उसमें। क्या है आपका, पंचायत भवन में, या हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं सचिवालय। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गांव में बना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुआ उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, सरपंच, ग्राम सचिव, प्रधान, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उन्हें ध्यान से समझिएगा। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की बैठक बुलाने जो भी निर्णय होते हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है जिसे हम बीपीओ कहते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया होगा इसका, वो इसका रिकॉर्ड रखता है। जिन बच्चों ने आपके बीपीओ का एग्ज़ाम दिया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जिन बच्चों ने बीपीओ का एग्ज़ाम दिया था, ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो ध्यान रखना है ये एग्ज़ाम आपके अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिज़ल्ट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। और क्या बचा है आपका, बचा है आपका डीबी। तो ध्यान रखना है फाइनल रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, पेंडिंग है। अभी पेंडिंग कब होगा, जब आपके डीबी हो जाएंगे। तो जैसे ही आपकी डीबी की डेट आ जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायरमेंट होंगे उससे संबंधित वीडियो आपका ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि संबंधित वीडियो या संबंधित कोई भी आपका टॉपिक का रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो आप उससे ईजिली आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि वहाँ पर नोटिफिकेशन आप बेल आइकन दबा देते हैं तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाता है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि लेखपाल की ऑलरेडी फाइनल डेट आ चुकी है आपके एग्ज़ाम की, ध्यान रखिएगा। जो लेखपाल का एग्ज़ाम वो कब है, तो आप सभी को पता है कि 21 मई 2026 को एग्ज़ाम डेट अनाउंस की गई है। और उसी से संबंधित हम आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका आज पंचायत से स्टार्ट किया हुआ है। जो पंचायत की इतिहास है उससे हमने संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस जो पंचायत मैंने सीरीज स्टार्ट की है इसमें कोई भी बीच में आपसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, कोई भी आपका टाइम ख़राब नहीं किया जाएगा। जो भी कंसेप्ट हैं आपके वो उनसे संबंधित क्वेश्चंस होंगे आपके,
लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर सभी से पूछे जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, वो है ऑप्शन नंबर 2 ग्राम सचिव। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे कहला रहे हैं कि पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वयस्क सभा क्या कहलाती है भैया? ग्राम सभा कहलाती है सर। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 होगा ग्राम सभा। अब हम बात करते हैं सर कि ग्राम सभा की कंडीशन क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्राम सभा की कंडीशन का। तो ग्राम सभा क्या है कि आपका एक ग्राम है और उसमें लोगों की संख्या है। क्या है? लोगों की संख्या है। अब कौन से लोगों की संख्या? जिनकी उम्र 18 प्लस की ईयर है आपकी, प्लस और उसका जो नामावली है उसमें नाम लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड में नाम लिखा हुआ ना कंपलसरी है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं तो आपकी संख्या ग्राम सभा आपका निर्माण करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 ग्राम सभा। पंचायत के सदस्यों को भी कहा जाता है सरपंच, ग्राम सभा, पंच या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत के सदस्यों को हम हमेशा क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, पंच कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इनसे संबंधित जो कंसेप्ट है आपके, हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आए या फिर कल की क्लास में आए कि सर जहाँ पर 1000 संख्या होती है वहाँ पर कितने पंच आपके बनते हैं? तो वहाँ पर आपके 9 बनते हैं। वहाँ पर जहाँ पर 2000 की संख्या होती है वहाँ 11 बनते हैं। 3000 की संख्या होती है तो वहाँ पर आपके 13 बनते हैं। और 3000 से अगर आपकी संख्या अधिक है जनता तो वहाँ पर आपके 13 से अधिक बनेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मतलब कितने बन जाएंगे? तो आपका टोटली 15 बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह के कंसेप्टों को हमको यहाँ पे समझना है। तो आपके लिए बेसिक्स नीड है, आपकी बेसिक्स से अब मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी चैनल इतने डिटेल और इतने लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश नहीं करेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधान परिषद या फिर राज्यसभा। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो समझते हैं हम। यहाँ पर पंचायत समिति के ऊपर हम क्या कहते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर 2 जिला पंचायत। तो देखिए यहाँ पर एक बलवंतराय मेहता समिति ने 3 स्तरीय प्रणाली दी थी, जिसमें क्या कहा था कि सर कोई भी एक गांव है, गांव के लिए हम बना देते हैं ग्राम पंचायत। क्या बना देते हैं? ग्राम पंचायत बना देते हैं। उसके बाद में हम ब्लॉक पर आते हैं तो ब्लॉक के लिए बना देते हैं सर पंचायत समिति। क्या बना देते हैं? पंचायत समिति। तो देखिए इसी तरह से आप एक कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। और आप पंचायत जैसे ब्लॉक हो गया, अब ब्लॉक के बाद क्या आएगा? जिला आएगा। तो जिला के लिए हम क्या बना देते हैं? तो जिला के लिए बना देते हैं सर हम जिला पंचायत। तो जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट आपकी यूनिट होती है ग्राम पंचायत और सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है आपकी जिला पंचायत। तो इनका ये इंक्रीमेंट ऑर्डर है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पंचायत समिति के बाद आपकी जिला पंचायत आती है। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? पंच द्वारा, सरपंच द्वारा, ग्राम सभा द्वारा या फिर सरकार द्वारा। तो देखिए जो आपका ग्राम सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपकी सरकार के द्वारा की जाती है। और आप सभी को पता है कि जो ग्राम सचिव होता है या फिर लेखपाल, दोनों को मैं बता देता हूँ आपका, दोनों में अंतर भी होता है। सचिव एक हो गया, दूसरा हो गया आपका लेखपाल, क्योंकि हम तो एग्जाम सर लेखपाल का देने वाले हैं। तो अब इनको बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, पहली कंडीशन। और दोनों में अंतर क्या? देखिए यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास प्लस SSC चाहिए, जबकि लेखपाल में ओनली 12th पास चाहिए। आपका आयोग किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? तो UPSSC आयोग के द्वारा आपकी नियुक्ति की जाती है।
तो आपको जो संबंध है वो किससे संबंधित है सर? लेखपाल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ग्राम सचिव की जगह लेखपाल आपका ऑप्शन में आ जाए, तो ऑब्लिक में आप कर लीजिएगा कि सर अगर लेखपाल भी आता है तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सरकार के द्वारा। पंचायती विषय किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या फिर विशेष अधिकार सूची? तो देखिए यहाँ पे पंचायती विषय के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन सी सूची में आते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्य सूची में इसका वर्णन किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इम्पोर्टेंट क्या है? ये एक तो सर राज्य सूची में आते हैं, क्या है? पंचायती विषय। अगर लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती विषय में कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने आते हैं, तो वहाँ पर आपके 29 सब्जेक्ट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन अच्छा बना है। पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। किन किन का? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अर्थात जो पावर है आपकी उसे हमने क्या किया है? डिसेंट्रलाइजेशन किया है। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। मतलब पावर को हमने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है। लोगों की भागीदारी बढ़ाई है, अर्थात पार्टनरशिप बढ़ाई है कि लोग अपना योगदान यहाँ पे दें। सामुदायिक भागीदारी है, अर्थात आपका क्या है? डेवलपिंग करनी है हमें, लेकिन डेवलपिंग कौन सी? कम्युनिटी वाइज करनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। गांधी जी के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? देखिए, सत्ता में विकेंद्रीकरण क्यों होना चाहिए, गांधी जी का क्या लॉजिक था इसके अंतर्गत? तो गांधी जी के द्वारा क्या लॉजिक दिया गया था विकेंद्रीकरण के समर्थन में? ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, एक एक करके मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को, अधिकार को सुनिश्चित करता है। भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। क्योंकि विकेंद्रीकरण लोगों के क्या करता है कि अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल ठीक है। अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ था, ये भी ठीक है। और आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता भी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। क्योंकि गांधी जी के तथ्य पूर्ण रूप से क्या हैं? सही हैं। किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार 1842। तो देखिए यहाँ पे आप सिर्फ 4 ऑप्शन छोड़ दीजिए, इनको हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय कब घोषित किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट आपकी पंचायत से संबंधित आपका नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो एक एक करके हम बात करते हैं, पहले फिर आंसर देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। किसी पंचायत को भंग होने के अंतर्गत 6 महीने के अंतर्गत नया चुनाव कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 74वां अमेंडमेंट अधिनियम इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये पंचायत से संबंधित नहीं है सर, ये आपका नगर स्थानीय चुनाव से संबंधित है, यानी नगर से है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी जगह होना चाहिए था इसकी जगह होना चाहिए था, कौन सा होना चाहिए था? तो आपको याद रखना है 73 होना चाहिए था। तो आंसर हमने चेक किया था, ये वाला वो हट गया था, इसके लिए माफ़ कर दिएगा।
यहाँ पर 73 आपका पंचायत से संबंधित है। और ऑप्शन देख लीजिए, राज्य चुनाव आयोग द्वारा आपका चुनाव संपादन करता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंतर्गत आपको नया चुनाव कराना कंपलसरी है। ये कंसेप्ट आपके एक एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर पूछा था, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो देखिए, सबसे पहले आपका महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिहार राज्य में सबसे पहले आपकी 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था महिलाओं के लिए। जबकि आपका ये कब किया गया था? 2006 में। ध्यान रखने, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 33% आरक्षण की बात की गई है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सर क्या इसका प्रावधान कहीं पे दे रखा है? तो बिल्कुल दे रखा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। क्या है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। यहाँ जब चीज़ों को पढ़ोगे आप तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेंगे पंचायत के बारे में। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से संबंधित, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीओ में भी 4 से 5 पूछे गए थे। तो ये जो आपका पंचायती राज अधिनियम 1947 है उसका बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि लेखपाल आपका सिलेबस बिल्कुल चेंज हो चुका है, डेट अनाउंस हो चुकी है, इसलिए आपके लिए ये सीरीज आपकी स्टार्ट की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण किन राज्यों में लागू नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे नहीं वाला जब क्वेश्चन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पॉसिबिलिटी आ सकते हैं। पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण निम्न में से कौन से राज्यों में आपका लागू नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या गोवा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोवा में ये लागू नहीं है। ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर जो आप डिस्काउंट की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो 243 का आपको डी लर्न करना है, जहां पर 33% आरक्षण की बात की गई है महिलाओं के लिए। और अगर यूपी की बात करते हैं कितने परसेंट है सर? तो यूपी में भी 33% ही है, ध्यान रखना है। कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कौन सी समिति आपकी पंचायत से संबंधित नहीं है? मैं क्वेश्चन आपका लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर। संतानंद समिति, जी.के. राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राव मेहता समिति। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, संतानंद समिति आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। जबकि आपकी बलवंत राव मेहता समिति 1957 आप याद कर लीजिएगा, अशोक मेहता समिति 1977, जी.के. राव समिति 1985। तो ये सभी आपकी पंचायत से संबंधित हैं, जबकि आपकी पहली समिति टैक्स से संबंधित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, सरकारी समिति। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कौन सी समिति आपकी पंचायत व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, सरकारी समिति का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत संस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी आती है ग्राम पंचायत। दूसरे नंबर पर आपकी आती है जो आपकी होती है पंचायत समिति। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके इनको लिख रहा हूँ। तीसरा है आपका जिला समिति। तो जब इस तरह के जब कंसेप्ट आपको मिलेंगे, कहीं पे भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 1957 की बात है, बलवंत राव मेहता समिति के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। कौन सा किया गया था? ट्राई सेक्टर वाला, यानी त्रिस्तरीय वाला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
विकेंद्रीकृत प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई? सी राजगोपालाचारी, जीवी कृपलानी, बलवंत राय मेहता समिति या फिर अशोक मेहता समिति। तो विकेंद्रीकृत प्रणाली की बात किसके द्वारा की गई है? इम्पोर्टेंट है, एक एक कंसेप्ट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3, बलवंत राय मेहता समिति के उन्होंने इसका प्रावधान किया था। अब इनके बारे में आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में एक एक बात हम यहाँ पे याद रखेंगे। क्या क्या बात याद रखेंगे? देखिए, बलवंत राय मेहता मतलब ये जो समिति आई है वो कब आई थी? सबसे पहले क्वेश्चन आपका यही होता है। तो ये आई थी 1857 ईस्वी में। इसने पहले ही क्या दिया था कि सर हमें विकेंद्रीकरण करना है। क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है, कर लेंगे। दूसरा जो उपाय दिया था, कितना विकेंद्रीकरण करना है, तो इन्होंने बोला था कि सर हम त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाएंगे। किस प्रणाली को अपनाएंगे? त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाएंगे। अब वो त्रिस्तरीय प्रणाली क्या होगी उसको भी समझ लीजिए कि भाई सर हम विलेज के लिए हम क्या बना देंगे? विलेज के लिए हम बना देंगे ग्राम पंचायत। क्या बना देंगे? ग्राम पंचायत। ब्लॉक के लिए हम बना देंगे पंचायत समिति। जबकि डिस्ट्रिक्ट के लिए हम क्या बना देंगे? तो डिस्ट्रिक्ट के लिए हम बना देंगे सर डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला पंचायत। तो इन्होंने इस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की थी और उसको लागू भी कर दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वीं विषय सूची में कौन सा नहीं है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन और कर लीजिए, 5 मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर क्या होगा? 11वीं जो अनुसूची में संबंधित नहीं है वो है पेयजल परिवार कल्याण पुस्तकालय, अग्निशमन सेवाएं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अग्निशमन सेवाएं। क्योंकि जो अग्निशमन सेवाएं हैं वो संबंधित हैं आपकी 12वीं अनुसूची से। किनसे संबंधित हैं? 12वीं अनुसूची से। ध्यान रखना, 12वीं अनुसूची आपके शहर के लिए दे रखी है, जबकि 11वीं अनुसूची आपके गांव के लिए दे रखी है। इसमें आपके 29 सब्जेक्टों का वर्णन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे 4, अग्निशमन सेवाएं। अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, अल्पसंख्यकों की बात की गई है, पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए आपका आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 मार्च 1947, 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1951। तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है CDP जिसे हम कहते हैं, आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? हम CDP भी कहते हैं। CDP क्या होता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इटावा परियोजना का संबंध है ग्रामीण विकास, शहरी विकास, औद्योगिक विकास, जनजातीय विकास। 5वां ऑप्शन हम यहाँ पे एक और है सामुदायिक विकास। तो इसको हम छोड़ देते हैं, 4 ही ऑप्शन रखते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन है आपका इटावा परियोजना का संबंध किससे है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण विकास से संबंधित है आपका इटावा परियोजना। इटावा परियोजना की बात अगर हमने यहाँ पे की है तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 1947 की ये परियोजनाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से विषय शामिल नहीं है? चिकित्सा, रोजगार, स्वच्छता, डिजिटलीकरण। तो देखिए यहाँ पे जब बात की जा रही है किसकी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है?
क्योंकि उस समय आपका डिजिटलीकरण आपके इसके अंतर्गत नहीं था। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 4। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है, कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय, स्वच्छता एवं पेयजल कार्य मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस प्रकार आज के हमारे 55 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। इसी तरह से आगे भी इसी सीरीज को हम बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी बच्चे सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेखपाल का ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है। एग्ज़ाम कब है, 21 मई को आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपके लिए बेहद अच्छा मौका है। पेट 2025 जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और जिनके 55.12% से नंबर ज़्यादा हैं, वो सभी बच्चे पेट में क्वालिफाई किए गए हैं, लेखपाल के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7,947 वैकेंसी हैं, बहुत टोटल अच्छा वैकेंसी हैं। आप एक डेट याद कर लीजिए कि सर मेरे को तो 21 मई 2026 में एग्ज़ाम देना है। और ये इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको पता है कि 2027 का वर्ष है वो इलेक्शन का वर्ष है, मतलब बहुत जल्द आपका काम किया जाएगा यूपी में। तो आप 2026 में ही आप अपनी जॉब ले सकते हैं। आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इतने अच्छे क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। सिलेक्टिव क्वेश्चन है आपके, प्रीवियस PYQ को भी यहाँ पे सॉल्व किया गया है। पंचायत से संबंधित एक टॉपिक हमने यहाँ पे डिटेल में लिया गया है। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मान के चलिए कि लेखपाल का पूरा सिलेबस कराने की गारंटी मेरी है, जितनी भी आपकी जनरल स्टडी का आपका सिलेबस है। इसी के साथ साथ मैं आपके जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। बहुत लॉन्ग वीडियोस होंगे उसके लिए, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।